हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यूज आर के हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और उस पीवाईक्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज क्या होगा, क्योंकि आज 20 क्वेश्चन का सेशन है और जब क्वेश्चन 20 होंगे तो थोड़ा सा ब्रॉडर वे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन, यानी 20 से ज़्यादा टॉपिक्स आज आपके प्रिपेयर होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जो आइलैंड्स बनते हैं वो कई अलग अलग नेचर के बनते हैं, जरूरी नहीं कि एक आइलैंड एक ही नेचर का बने। तो प्रवाल द्वीप जो होता है इसे इंग्लिश में कोरल कहते हैं। इंग्लिश वाला सेक्शन नहीं रखा है क्योंकि इसे बोर्ड पे ज्यादा जगह मिल जाती है और आपको ज्यादा आसानी से चीज समझ में आती है, वरना जगह कम होती है। बाकी इंग्लिश का जो टर्म्स है वो मैंने लिख दिए हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोरल यानी मूंगों का बना हुआ एक द्वीप होता है, और कोरल यानी मूंगा जो होता है वो ट्रॉपिकल जोन में बनता है, यानी किसके किसके बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में बनता है, यानी कैंसर और कैप्रिकॉन, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में बनता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्लियर। 20 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और लगभग 25, 26, 27 ग्राम सैलिनिटी ही इसका सबसे अप्रोप्रिएट प्लेस होता है। चबूतरे होने चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा द्वीप है जो प्रवाल द्वीप है। ठीक है, अब पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दो तरह के आइलैंड हैं। एक ये आइलैंड है, इसे कहते हैं हम अंडमान, और ये है निकोबार। अंडमान और निकोबार जो है ये हिमालय की डूबी हुई चोटियां हैं। क्या है? हिमालय के सबमर्ज या डूबे शिखर हैं। ठीक, अंडमान और निकोबार को ऐसा 10 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। और ये चैनल मतलब दो लैंड फॉर्म के बीच से जाने वाला सी रूट। अब ये 10 डिग्री चैनल लगभग 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री अक्षांश को ही फॉलो करता है। ये है नॉर्दर्न अंडमान और निकोबार में डिफरेंस अभी बात करेंगे। तो ये किससे बने हुए? हिमालय की डूबी हुई शिखर या टर्शरी एरा के डूबे हुए शिखर, या अराकान योमा, जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में, मैं एक फिगर बना दे रहा हूं, इंडिया और म्यांमार के बीच में अराकान योमा है। ये शिखर क्या है? यहां ये रेंज क्या है? यहां पे है अराकान योमा। तो ये भी हिमालय का ही हिस्सा है, अराकान योमा हिमालय का हिस्सा, और यही आगे फिर आता है और डूबा हुआ शिखर अंडमान और निकोबार का। फिर यहां पे जो आइलैंड्स हैं इन्हें कहते हैं हम लक्षद्वीप। इन्हें क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसका बना हुआ है? ये ज्वालामुखी के बेंच पे बना हुआ मूंगों का द्वीप है। मतलब यहां पे जो चबूतरे बने हैं वो किसके बने हुए हैं? वो ज्वालामुखी के चबूतरे। ठीक, और उन चबूतरों के ऊपर मूंगों ने अपना द्वीप बनाया है। क्या किया इसके ऊपर? इसके ऊपर कोरल आइलैंड। तो क्वेश्चन जब पूछेगा कि कौन सा आइलैंड कोरल है, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड है। लक्षद्वीप के सबसे दूर पे एक आइलैंड है जिसे हम कहते हैं मिनिकॉय। अभी आगे बताएंगे, खैर यहां छोड़ दीजिए। लक्षद्वीप हो गया। अब देखिए न्यू मूरे आइलैंड कहां है। एक फिगर बनाते हैं हम पूरा, और न्यू मूरे आइलैंड जो है ये वेस्ट बंगाल के पास है, यहां पे। और ये एक साइक्लोन आया था भोला, उसी से ये बना था 1970 में, और 2010 के पास पास क्या हो गया? मूरे आइलैंड क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया, डूब गया।
अब खास बात क्या है, भारत और बांग्लादेश को लेकर के मूरे आइलैंड से कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये डिपोजिशन से बना था। कब बना था? जब एक चक्रवात आया था, भोला। क्लियर? अब दूसरा है कार निकोबार। कार निकोबार निकोबार का एक आइलैंड है। क्या है? कार निकोबार। निकोबार का आइलैंड है। यहां पे कार लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कार भाषा बोली जाती है, इसलिए कार निकोबार कहते हैं। अंडमान निकोबार का ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट इसी पे है, और यहीं पर इंदिरा पॉइंट है। ठीक। फिर आता है अंडमान। अंडमान में 3 शिखर हैं, इसे कहते हैं नॉर्दर्न अंडमान। ये है 3 शिखर नहीं, 3 आइलैंड, बड़े आइलैंड। इसे कहते हैं नॉर्दर्न अंडमान, इसे कहते हैं मिडिल अंडमान, और ये फिर है सदर्न अंडमान। सदर्न अंडमान के बाद यहां पे है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और सदर्न अंडमान के बीच में एक पास है जिसे हम कहते हैं डंकन पास। क्या कहते हैं इसे हम? डंकन पास। याद रखिए, पहले नॉर्दर्न अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर सदर्न अंडमान, और फिर डंकन पास, और फिर छोटा अंडमान, लघु अंडमान या लिटिल अंडमान, और फिर आता है 10 डिग्री चैनल, और फिर कार निकोबार। ठीक। फिर यहां पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वही मूंगों से बना हुआ है। तो लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? मूंगों से बना हुआ आइलैंड है। वैसे तो अंडमान और निकोबार में दोनों में द्वीपों की संख्या अलग अलग है। ठीक है। लगभग 36 आइलैंड। 36 आइलैंड कहां पर है? लक्षद्वीप में है, जिसमें 10 में क्या है? आवासित, यानी केवल 10 में ही लोग रहते हैं, बाकी में कोई नहीं रहता है। यहां पे जो अंडमान निकोबार है उसमें 550 प्लस 22 यानी 572 आइलैंड है, जिसमें अंडमान में 550 और निकोबार में लगभग 22 आइलैंड। ठीक है। चलिए, तो कुल कितने हो गए? 572। अब इन 22 में से लगभग 19 के आसपास जो द्वीप है, सॉरी 13 द्वीप जो है वो कैसे हैं? वो आवासित है। किसमें? निकोबार में। तो निकोबार में आवासित द्वीपों की संख्या ज्यादा है इन द कंपेयर टू अंडमान। अंडमान और निकोबार में एक और खास बात बताएं, जितनी भी प्राचीन जनजातियां हैं, ओंगे, जारवा, शोम्पेन, ये सब कहां रहे? ये सब अंडमान और निकोबार में। ठीक है। चलिए, तो ये अंडमान निकोबार। आगे बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का औसत समुद्र तल। देखिए, ये क्वेश्चन जब आया था तो काफी कॉन्फ्लिक्ट में था। औसत समुद्र तल है वो मुंबई से मापा जाता है। पहले कई सारी किताबों में चेन्नई दिया हुआ है, लेकिन अब ये आंसर है मुंबई। भारत का औसत समुद्र तल मुंबई से मापा जाता है। आप कहीं भी खोजेंगे आपको मुंबई मिलेगा। पुरानी किताबों में जहां चेंज नहीं हुआ वहां चेन्नई दिया जा रहा है, लेकिन अब कहां पे है? मुंबई। क्यों? क्योंकि चेन्नई का औसत समुद्र तल जो है, क्योंकि राइज हो रहा है हर बार, तो वो अब मैंगलोर के समुद्र तल से भी ऊंचा है। लेकिन अब जो राइट आंसर है वो क्या है? वो मुंबई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, साउथ इंडिया की चोटी की बात कर रहा है। आइए एक फिगर बना लेते हैं, और फिगर बनाने के बाद फिर हम साउथ इंडिया के पीक्स को देखते हैं। साउथ इंडिया के पीक में या दक्षिण भारत की जो पीक है उसमें एक खास बात मैं आपको बताऊं कि ये है वेस्टर्न घाट। ये है वेस्टर्न घाट। क्लियर? और ये है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट ऐसा देखिए बीच बीच में गायब है, नदियों ने काट के अपना रास्ता बनाया हुआ है। नदियों ने क्या किया? अपना रास्ता बनाया, बीच बीच में काट दिया है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां मिलते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां मिलते हैं, यहीं पर क्या है? नीलगिरी। कहां मिलेंगे? नीलगिरी। और नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर शिखर क्या है? दोदा बेटा। नीलगिरी का शिखर कौन है? दोदा बेटा, सबसे ऊंचा। ठीक।
नीलगिरी के ठीक जैसे नीचे आएंगे, वहां आपको मिलेगा अनाईमुड्डे, सॉरी अन्नामलाई। अन्नामलाई ये रेंज है, और इस पे जो शिखर है, शिखर का देखिए निशान मैंने ऐसे बनाया, साइन ऐसे बनाया है। जो शिखर है वो क्या है, वो अनाईमुड्डे। तो अनाईमुड्डे ही क्या है, यही सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा। 2695, 2695। अब नीचे इसके आएंगे तो यहां पे आपको एक और रेंज मिलेगा जिसे हम कहते हैं इलायची या कार्डमम। इलायची का पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी, ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। पश्चिमी वेस्टर्न घाट जो है ये क्या है, ये भ्रंश से बने हैं। ये कैसे बने हैं, भ्रंश पर्वत। और भ्रंश में कौन टूटा, अरब सागर टूट करके नीचे चला गया, इसीलिए कहते हैं इसी ये भ्रंश कगार है। वेस्टर्न घाट क्या है, ये भी वर्ड आ सकता है, भ्रंश कगार, ये याद रखिएगा। क्या है ये, भ्रंश कगार है। ठीक। अनाईमुड्डे कहां पे है, ये अन्नामलाई में है, तमिलनाडु केरल की सीमा पर है। दोद्दा बेटा नीलगिरी। ठीक। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहां पे है, महेंद्रगिरी है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का दूसरा सर्वोच्च शिखर, या कह सकते हैं वेस्टर्न घाट का दूसरा सर्वोच्च शिखर। पहला है यहां पे है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, पहला है विशाखापट्टनम, दूसरा है महेंद्रगिरी। फिर आता है धूपगढ़। धूपगढ़ कहां पे है, धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज में है। कहां पे है, सतपुड़ा। सतपुड़ा का एक फिगर मैं अगर छोटा बनाऊं तो चलिए यहां बना देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। देखिए यहां पे एक रेंज है जिसे हम कहते हैं विंध्यन रेंज। ठीक। फिर यहां पे एक नदी है, फिर एक और रेंज बना लेते हैं, फिर बात करते हैं। फिर यहां पे एक रेंज है दूसरा। क्लियर। अब देखिए टर्म देख लेते हैं। यह है विंध्याचल या विंध्यन रेंज। ठीक। किससे बना हुआ है, विंध्यन रेंज रेड सैंडस्टोन से बना है, और जहां लाल बालू पत्थर का इलाका होगा वहीं पे ये पता लगेगा हमें कि ये जलद चट्टाने हैं। बालू कहां मिलेगा, जल के नीचे मिलेगा ना। अब खास बात देखिए कि विंध्याचल रेंज में लाइमस्टोन यानी क्या मिलता है, यहां पे चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जब मिलेगा तो वहां पे कौन सा उद्योग होगा, सीमेंट उद्योग। सतना, रीवा, मैहर, कटनी, ऐसा क्या मिलता है यहाँ पे, सीमेंट इंडस्ट्री मिलती है ना। क्यों मिलती है, क्योंकि यहां पर लाइमस्टोन है। अब विंध्याचल, ये फिर भारनेर या भांडेर, और फिर ये कैमूर, ये सब विंध्यन रेंज के हिस्से हैं। जबकि ये कौन सा रेंज है, सतपुड़ा। सतपुड़ा कैसे बना हुआ है, सतपुड़ा पहले आग्नेय से बना है, प्लस इसके ऊपर क्या है, बेसाल्ट चट्टाने हैं। सतपुड़ा के नीचे कैसा है, इग्नियस रॉक है, उसके ऊपर क्या है, बेसाल्ट रॉक है। सतपुड़ा, ये है महादेव, और यहां पे है मैकाल। तो मैकाल पर्वत पे ही कौन है, मैकाल पर्वत पे ही है अमरकंटक, ये दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और अमरकंटक से ही कौन निकल के जाता है, अमरकंटक से ही निकल के जाती है कौन, नर्मदा, भ्रंश घाटी में होकर जा रही है। तो महादेव, मैकाल, महादेव पे ही कौन सा शिखर है, महादेव पे ही है धूपगढ़। और ये क्या है, ये सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़े हम। अच्छा, नीचे से एक और रिवर जा रही है, ये क्या है, ये तापी है। तापी बैतूल से आती है, नर्मदा अमरकंटक से आती है, दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, टेल पे नहीं का ध्यान जरूर देंगे। पहला क्या है, बोलीविया टिन, ब्राजील लौहयस्क। देखिए ब्राजील लौहयस्क है, थोड़ी देर पहले वाला वीडियो आप देखेंगे
तो उसमें दिखाई पड़ेगा, जो मैं एक वीडियो देता हूं द डेटा बुक के नाम से, वो जरूर देखिए, वहां आपको प्रोडक्शन पता लगता रहेगा। तो ब्राजील बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मेनास गेराइस, जब भी ब्राजील आए ना लॉ एस का आएगा, तो वो मेनास गिरास में इटाबिरा हिल्स, इटाबिरा पहाड़ी, तो इटाबिरा पहाड़ी कहां, ब्राजील में है, आयरन और यहां मिलेगा आपको। ठीक, नंबर 1 पे तो ऑस्ट्रेलिया है ना, लेकिन नंबर 2 पे तो ब्राजील है, अच्छा प्रोडक्शन है। मैक्सिको, मैक्सिको चांदी के लिए बहुत फेमस है, और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट माइन है जिसे कहते हैं चिहुआ हुआ। मैच छोड़ने क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी होता है, वरना कुछ का कुछ लिखा हो, वही लिखा है दूसरा लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो मैक्सिको में क्या है, एक माइन है जिसका नाम है चिहुआ हुआ। याद रखिएगा, चिहुआ हुआ में क्या मिलता है, चांदी। मैक्सिको दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण खदानों में से एक। ठीक है, अब 2 है बोलीविया टिन, तो बोलीविया में तो टिन मिलता है, यह अलग बात है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है बोलीविया, लेकिन फिर भी बोलीविया में टिन महत्वपूर्ण ढंग से मिलता है। पेरू में सोना नहीं मिलता, मिलता है बहुत कम, सोने के मामले में पेरू को नहीं जाना जाता। जब भी कभी गोल्ड जानेंगे ना, जब भी कभी गोल्ड की बात आएगी तो आएगा साउथ अफ्रीका, और जब साउथ अफ्रीका का नाम आएगा तो यहां एक नाम आएगा जोहान्सबर्ग। क्या आएगा, जोहान्सबर्ग। क्लियर। जब सोने का नाम आएगा तो ऑस्ट्रेलिया का नाम आएगा, ऑस्ट्रेलिया में एक नाम आएगा, क्या, ऑस्ट्रेलिया में नाम आएगा कालगूरली, कालगूरली और कूल गार्डी, कालगुरली और कूल गार्डी। ऑस्ट्रेलिया के ये वेस्टर्न वाले पार्ट में कालगुरली और कूल गार्डी आपको दिखाई पड़ेंगे, ये वाला पार्ट यहीं पे है, कालगुरली और कूल गार्डी ये प्लेस पे है। तो क्या होगा, बोलीविया, यहां पे गलत क्या होगा, पेरू। ठीक है, पेरू की पहचान चांदी और तांबे के लिए होती है। पेरू की पहचान एक चीज के लिए और होती है, ग्वानो पक्षी की बीट से बनने वाली खाद के लिए भी होती है। नेक्स्ट, बद्रीनाथ कहां पर स्थित है, देखिए बद्रीनाथ है अलकनंदा। जब कभी आप ऐसा फिगर बनाएंगे उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के फिगर बनाने में एक बात आप याद रखिएगा, जब उत्तराखंड का फिगर बनाएंगे आप, तो एक रिवर यहां पर है बद्रीनाथ, यहां से अलकनंदा एक रिवर आती चली जा रही है। ठीक, ये कौन सी, ये है बद्रीनाथ, और कौन है, अलकनंदा। ठीक, अब देखिए कह रहा है भागीरथी, तो यहां पे एक रिवर, यहां पे क्या है, गंगोत्री, गंगोत्री से आ रही है कौन सी नदी, भागीरथी। ठीक, दोनों जहां मिल रही हैं उस प्लेस का नाम क्या है, इस प्लेस का नाम है, जब भी कभी भागीरथी आए अलकनंदा आए तो देवप्रयाग, और यहीं से कौन सी नदी शुरू हो रही है, गंगा, यहीं से कौन सी नदी शुरू हो रही है, गंगा। तो देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। अब कह रहा है मंदाकिनी, मंदाकिनी और भागीरथी का जो संगम है वो जिस प्लेस पे है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। पुरानी वीडियो देखिए, आपको वहां पे मैंने बताया होगा कि उसका नाम क्या है, रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी कहां पे है, रुद्रप्रयाग। और ये कहां से आएगा, यहां प्लेस पे क्या नाम है, केदारनाथ।
ठीक, फिर गंगा तो यहां आपको दिख ही रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? अलकनंदा। ये याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? अलकनंदा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर हम। बाकी पिछला चैप्टर जाके देखिए, उसमें सारे प्रयास बताए हैं मैंने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश घाटी से होकर बहती है? एक फिगर बनाते हैं और फिर वही प्रोसेस जो अभी मैंने बताया है उसी प्रोसेस के आगे थ्रू आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा छोटा छोटा फिगर बना लें तो थोड़ी सी आसानी होगी हमें, लेकिन छोटा फिगर बनता नहीं है, वो बड़ा ही हो जाता है। लेकिन आज कोशिश करके छोटा फिगर बना लिया मैंने। चलिए, अब एक ही करके कह रहा है कृष्णा। ये है कृष्णा का रीजन, ठीक। फिर कह रहा है तापी, तापी यहां से आ रही है। फिर कह रहा है गोदावरी, गोदावरी यहां से आ रही है। फिर कह रहा है कावेरी, कावेरी यहां से आ रही है। अब कुछ चीजें पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तापी आ रही है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, बैतूल एमपी से आ रही है, ठीक। इसके तापी और दूसरा कौन है? ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है। कावेरी आ रही है कुर्ग, कहां से आ रही है? कुर्ग, ब्रह्मगिरी, कुर्ग में ब्रह्मगिरी, ठीक। अब दो प्लेसेस हैं, एक है यमुना का और दूसरा है, सॉरी, एक है कृष्णा का और दूसरा है गोदावरी का। ये दोनों नदियां कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी हैं, मैंने आपको बताया भी, ठीक है। चलिए, गोदावरी, गोदावरी आ रही है महाबलेश्वर से, और ये दोनों नदियां जहां आके मिल रही हैं इसी को कहते हैं हम के जी बेसिन। क्या मिलता है यहां? यहां नेचुरल गैस का डिपॉजिट है, यानी प्राकृतिक गैस का भारत का लगभग सबसे बड़ा निक्षेप, ठीक है। एक मिनट, देखिए गलत लिख दिया मैंने। कृष्णा है महाबलेश्वर, ठीक है। तो कृष्णा आ रही महाबलेश्वर से। अब कह रहा है कि कौन सी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इन सब में यहां पे है कौन, कौन सा पर्वत है? ये सतपुड़ा है। अब नीचे आएंगे तो आपको यहां गाविलगढ़ मिलेगा, नीचे आएंगे सतमाल का हिल्स मिलेगा, अजंता हिल्स मिलेगी। तो ज्यादा अप्रोप्रिएटली भ्रंश से कौन होके बहता है? बैतूल से निकलने वाली तापी। यूं तो साउथ इंडिया की लगभग सभी रिवर किससे होके बहती हैं? भ्रंश से होके बहती हैं, लेकिन परफेक्ट भ्रंश जो होगा वो यहीं पे होगा। तो ब्रह्मगिरी से निकल रही है कावेरी। अच्छा, कावेरी जो है वो श्रीरंगापट्टनम आइलैंड भी बनाती है। कौन सा आइलैंड? श्रीरंगापट्टनम, वही टीपू सुल्तान वाला श्रीरंगापट्टनम आइलैंड बनाती है। और दूसरी खास बात क्या है कि कावेरी नदी पूरे वर्ष इसमें एनुअल फ्लो बना रहता है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, जबकि कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसका भी लिख दे, त्र्यंबक हिल्स। त्र्यंबक हिल्स, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? तापी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्र केंद्रों में कौन सा जर्मनी से संबंधित है? अब देखिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए आप, इसमें कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। दो ही का केवल बताएंगे, एक ब्रेडफोर्ड, ठीक, और दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग कहां पे है? ये रशिया में है, ठीक। और आयरन स्टील के लिए फेमस है, जबकि ब्रेडफोर्ड जो है इसको वूल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वूल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ब्रेडफोर्ड जर्मनी में है, वूल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, याद रख लीजिएगा इसको। अभी आगे उन पे एक और क्वेश्चन आएगा। भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? देखिए, भारत में दो चीजें याद रखिएगा नेचुरल गैस के मामले में, मैं बार बार बताता हूं और फिर बता दे रहा हूं एक बार, कि भारत में
जब भी कभी ये क्वेश्चन आए तो नेचुरल गैस बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई 1974 में यहां पे उत्पादन शुरू होता है, और भारत में अपतटीय हो चाहे अभितटीय हो, यानी ऑफ शोर हो या ऑन शोर हो, बॉम्बे हाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा उत्पादक किसका, वो खनिज तेल हो या प्राकृतिक गैस हो, उत्पादन यही करता है। लेकिन जब कभी राज्यों की बात आएगी तो स्टेट में नेचुरल गैस के मामले में असम नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। और जब कभी स्टेट में ऑयल की बात आएगी तो नंबर 1 पे कौन होगा, राजस्थान, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो बॉम्बे हाई सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत में, चाहे तेल की बात करेंगे और चाहे किसकी बात करेंगे, हम गैस की बात करेंगे। आगे बढ़े हम, चलिए। गुजरात तट का ये जो क्षेत्र है ना, खंभात की खाड़ी का, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर है, महत्वपूर्ण ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर है। पुरानी क्लास जाके देखिए, मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है यहां पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। देखिए इसमें बहुत चेंज होता रहता है, सर्वाधिक प्रदूषित कौन है। पेरियार जो है ये केरल में है, ये इतनी प्रदूषित नहीं है। दामोदर जो है ये छोटा नागपुर रीजन से होके बहती है, ठीक है। और कोयले के भारी निक्षेप, इसमें ये इस प्लेस में क्या है, ये है कोयला रीजन। तो कोयला रीजन की वजह से ये प्रदूषित तो है, लेकिन इन सब में गोमती जो है, जो पीलीभीत के फुलहर से निकल रही है। कहां से निकल रही है, फुलहर झील से निकल रही है, और प्रदूषण में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन भारत में जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है वो ये कहता है कि नदियों में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो गंगा, यमुना, गोदावरी, जितनी बड़ी नदियां हैं वो सब ज्यादा प्रदूषित हैं। अब इनमें से सीक्वेंस क्या लगाएंगे, कहीं कोई डेटा नहीं था, लेकिन इनमें से सीक्वेंस गोमती नदी को, गोमती और उसकी सहायक सई नदी है, वो दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं। तो गोमती और सई दोनों ही ज्यादा प्रदूषित हैं, ठीक है। चलिए, दामोदर नदी जो है ना वो झारखंड से आती है, याद रखिएगा। और महानदी कहां से आती है, सिहावा, कहां पे, छत्तीसगढ़। और डेल्टा कहां बनाती है, कटक इन उड़ीसा के पास अपना डेल्टा बनाती है। तो यहां पे गोमती होगा, गोमती अलावा सई नदी भी आएगा तभी भी प्रदूषित बहुत ज्यादा है। बाकी ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का विषय है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा, विश्व में बॉक्साइट, अभी आप जाएंगे इस क्लास के बाद और देखिए जो डेटा बुक का है ना, वहां बॉक्साइट एकदम मैंने बताया, और ये बात स्ट्रिक्टली बताया कि भैया जब भी बॉक्साइट आएगा तो ऑस्ट्रेलिया एकदम मत भूलिएगा, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया एकदम मत भूलिएगा। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले की क्लास आप जाके देखेंगे, वहां आपको दिखाई पड़ेगा। बॉक्साइट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया लीडिंग, जाके क्लास देखिए, वहां बॉक्साइट बना, पहला क्लास नंबर 1 लिखा होगा, उसमें बॉक्स थंबनेल पे देखेंगे ना, आपको दिखाई पड़ेगा। उसमें आयरन ओर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, डायमंड है, और एक और मिनरल है। ये सभी मिनरल्स वहां पे मैंने बताए हैं, प्रोड्यूसर, रिजर्व और निर्यातक, आयातक सब बताए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखीय जलवायु में नहीं आता, भूमध्य रेखीय जलवायु में नहीं आता, इक्वेटोरियल में नहीं आता, नहीं आता तो कौन है, देखिए इक्वेटोरियल कंट्री में आता है कॉन्गो, इथोपिया, गैबोन और जायरे। कॉन्गो भी भूमध्य रेखा में आता है। एक छोटा सा मैप आप जाके मोबाइल में देखेंगे कि भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश हैं, आपको कॉन्गो भी दिखाई पड़ेगा। कॉन्गो से पहले आप दक्षिणी अमेरिका में जाएंगे तो वहां भी आपको वो कंट्रीज दिखाई पड़ेंगी जो इक्वेटर पे हैं, ठीक है। तो जब दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो कोलंबिया दिखाई पड़ेगा आपको इक्वेडोर दिखाई पड़ेगा, वहां पे ब्राजील दिखाई पड़ेगा। वहां से आगे निकलेंगे तो आपको सेंट टोमे एंड प्रिंसेप दिखाई पड़ेगा। कहां पे सेंट टोमे एंड प्रिंसेप दिखाई पड़ेगा, ठीक फिगर बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है,
आप एटलस से देख सकते हैं, यहीं पर है सेंट टॉमे ऑन प्रिंसेप, टोमो और प्रिंसेप, ये भी इक्वेटर है। उसके बाद गैबॉन, कॉन्गो, डी और कॉन्गो, गैबॉन भी है, कॉन्गो है, डी और कॉन्गो है, केनिया, सोमालिया, युगांडा, ये सब इक्वेटर पे हैं। फिर यहां पे आएंगे आपको वो इक्वेटर वाली कंट्री मिलेगी, इसे कहते हैं हम मालदीव्स, और मालदीव्स के बाद कौन होगा, इंडोनेशिया। तो ये सब है। अब इसमें कौन है, इथोपिया ही नहीं है। इथोपिया क्या है, ये इक्वेटर पे नहीं है। इक्वेटर की खास बात क्या होती है, देखिए जब भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री की बात है, प्रैक्टिस से देखते हैं। भूमध्य रेखा पे खास बात क्या है कि झंझावातीय वर्षा होती है। क्या होगी, झंझावातीय वर्षा होगी, यानी गरज, चमक, बादल, बिजली के साथ वर्षा, ठीक, जिसे हम थंडरस्टॉर्म भी कहते हैं, ठीक। और या इसे कन्वेक्शनल या संवहनीय, संवहनीय वर्षा भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। फिर तीसरी खास बात कि इक्वेटर पे हॉट एंड ह्यूमिड यानी गर्म और आर्द्र कंडीशंस रहती हैं। और कैसा मिलता है इस प्लेस पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। और सदाबहार वन कैसा, वर्षा वन, इसका एक नाम और है, सदाबहार वन वर्षा वन का एक नाम और है, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ऐसे ही वन को दक्षिणी अमेरिका में क्या कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में इन वनों को, जब दक्षिण अमेरिका में आएंगे तो इन वनों को क्या कहते हैं, यहां पे सेलवास। सेलवास क्या है, ये जो अमेज़न का जंगल है वहीं पर सेलवास क्या है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो पूछा भैया सेलवास क्या है, तो आप कहेंगे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, जो ब्राजील वाले इलाके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पवन ऊर्जा उत्पादन में नंबर 1, 2, 3, 4, ये सीक्वेंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है, याद रखिए, गलत मत कीजिएगा। नंबर 1 पर कौन है, गुजरात, याद रखिएगा, नंबर 1 पर गुजरात, ठीक है। डेटा कभी कभी मिसलीडिंग हो जाता है, लेकिन यहां पर डेटा एकदम सही है, गुजरात नंबर 1 पर है, ठीक है। चलिए, नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 2 पर तमिलनाडु, तो गुजरात, नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 3 पर और 4 पर कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच फाइट है, ठीक है। तो नंबर 3 पर कर्नाटका, नंबर 4 पर महाराष्ट्र, और नंबर 4 पर महाराष्ट्र, याद रखेंगे ये सीक्वेंस। गुजरात नंबर 1 पर है, ठीक है। राजस्थान भी आता है लेकिन अब लेट में है, 5वें नंबर पर राजस्थान आएगा। जहां पे दर्रे होंगे यानी पासेस होंगे, दो रिजेस के, दो कटकों के बीच की स्थिति होगी, वहां पर हमेशा ही सबसे बेहतरीन प्लेस होगा, तटीय क्षेत्र होगा, जहां पर पवन ऊर्जा लगाई जा सके। स्वेज नहर कहां पे जाती है, देखिए अब एक फिगर बनाते हैं, स्वेज नहर, बहुत क्विक रिस्पॉन्स है, देखते हैं, सॉरी। स्वेज नहर ने दुनिया में पश्चिम और पूरब के बीच के व्यापार को एकदम चेंज कर दिया। यह है रेड सी, ठीक। और यहां पे ये जो इस तरीके का इलाका बना हुआ है ना, ये इस तरीके का इलाका बना है ना, ये देखिए यहां पे, ये दोनों अलग अलग बात हैं। ये क्या है, ये अकाबा की खाड़ी है, ठीक। और ये क्या है, ये स्वेज खाड़ी है। अब इस पे आते हैं, ये कैसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, ठीक। अब इसी में ये स्वेज खाड़ी है ना, अब इसी में एक स्वेज कैनाल जो बनी हुई है वो ऐसे है, ठीक है। स्वेज कैनाल ने
पश्चिम और पूरब के बीच के रास्ते को क्या कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया है, स्मॉल कर दिया है, ताकि मूवमेंट जाना आना क्या हो, आसान हो। ठीक है, चलिए अब कुछ झीलें हैं यहां पे, जैसे ये झील क्या है, मंजाला। ठीक, ये क्या है, ग्रेट बिटर। ये क्या है, लिटिल बिटर। ये झीलों के नाम रखिएगा, नाम याद कर लिए, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर, ये क्रम है। यहां पे सबसे ऊपर है पोर्ट सईद और यहां पे है पोर्ट स्वेज। तो पोर्ट सईद से लेकर के पोर्ट स्वेज के बीच में ये पूरी स्थिति है। तो पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज, ये देखिए, ये एकदम करेक्ट आंसर हुआ। झीलों के काम याद रखिएगा, मंजाला, ग्रेट बिटर और फिर लिटिल बिटर। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जामिनेशन ने पूछा भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और स्वेज नहर से संबंधित पूछता है। वो ये पूछता है कि किस देश का इस पे अधिकार है। ठीक है, किस देश का, तो ये इजिप्ट का अधिकार है, याद रखिएगा। इस पे किसका अधिकार है, इजिप्ट यानी मिस्र का अधिकार है। एक और नहर यहां पे है जिसका नाम है, एक और झील यहां पे है इसका नाम, जिसका नाम है तिम्सा। तो मंजाला, तिम्सा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। क्लियर? ठीक है, और यहां पे क्या है, रेड सी को किससे जोड़ती है, यहां पे कौन सा सागर है, यहां पे है भूमध्य सागर। तो जनरली किसको कनेक्ट करेगी, रेड सी को भूमध्य सागर से। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही वो पूछे जाएंगे जो आप डायरेक्ट इनसे मुखातिब नहीं होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम। 193 मीटर। एक मिनट, 1931 लिख दिया मैंने। ये जो यहां स्वेज से लेकर के और जो ये सईद, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, कहां से एंट्री कहां से इंड, कहां से एंट्री कहां से इंड। तो एंट्री और इंड जो है वो कहां से कहां तक है, शुरू होती है कहां से, सईद से शुरू होती है, याद रखिएगा। और 1869 इसका रिलीजिंग ईयर है, 1869 रिलीजिंग ईयर है। और 193 किलोमीटर जो है इसका वो कुल दायरा है। डेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाले, अब देखिए यूरोप का एक फिगर बनाते हैं। फ्रांस और स्पेन की सीमा वगैरह बनाने वाले कौन सा एक प्लेस है, यहां पर फ्रांस और स्पेन, एक यहां पर पर्वत है, एपिनाइंस, आल्प्स, पेरिनीज और जूरा। एक यहां पर पर्वत है, ठीक, यहां पर पर्वत है, ये पर्वत है आल्प्स। दुनिया भर के मोड़दार पर्वतों को इसी पर्वत के नाम पर आल्प्स कहते हैं। जितना भी मोड़दार पर्वत है क्या कहेंगे उसे, आल्प्स। जितना भी मोड़दार पर्वत है वो क्या होगा, आल्प्स। क्लियर? ये इटली है, ये कौन सा देश है, ये देश है इटली। और ये जो देश है, ये जो पर्वत है इसे कहते हैं, एक एपिनाइंस है, इसे क्या कहेंगे, एपिनाइंस। हिंदी में लिख दे रहा हूं,
एपिनाइन्स, ठीक। फ्रांस और स्पेन के बीच में, यहां है फ्रांस, यहां है स्पेन, इसके बीच में क्या है? पेरिनीज। इसके बीच में क्या है? पेरिनीज। और यहीं पर जूरा पर्वत है जो एल्प्स के ही पास है। क्लियर? ये सभी पर्वत मोड़दार पर्वत है। किसके पर्वत है? मोड़दार। राइट आंसर क्या होगा? पेरिनीज। फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता हुआ पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जूरा पर्वत कहां पर है? जूरा पर्वत है फ्रांस में और स्विट्जरलैंड में। ये सभी क्या है? मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड। देखिए, अगर कोई माउंटेन ऐसे बनाया है मैंने, समझ जाइए वो क्या है? वो फोल्डेड माउंटेन है। नेक्स्ट, सूची और नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है। कोलोराडो रिवर, यूएसए। कौन सा डैम है? कौन सा डैम है ये? इस पे हूवर डैम। ठीक है। और हूवर डैम जहां बना हुआ है, वहां क्या है? वहां पे क्या बना हुआ है? दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जाना जाने वाला क्या? कोलोराडो नदी क्या बनाती है? कैनियन, ग्रैंड कैनियन। ठीक है। तो यहीं पर क्या बनाती है ये? कैनियन, ग्रैंड कैनियन कहते हैं उसे। क्लियर? दामोदर पांचेत हिल, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नील पे आसमान मिश्र, याद रखिएगा। जाम्बेजी पे कैरिबा, याद रखेंगे। ठीक है। बाकी ऑप्शन में लिखे, मैच वर्ड कराना था, मैंने करा दिया। क्लियर? चलिए, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं कि दामोदर पर एक तो है ही, दूसरा तेनू घाट, ये भी कहां पर है? तेनू घाट दामोदर पर है। ठीक है। जाम्बेजी रिवर जो है वो अफ्रीका में है। यहां पर है कौन सी रिवर? जाम्बेजी। ठीक। यहां पे कौन सी रिवर है? अभी हमने बात की, ये है नील, दुनिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है। कोलोराडो नदी कहां पर है? अमेरिका में आएंगे हम। यहां पे कौन सी रिवर है? यहां पे कोलोराडो है। ग्रैंड कैनियन के लिए बहुत फेमस है कोलोराडो नदी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, देखिए इंटरनेशनल व्यापार में इस समय नंबर 1 पर है चाइना और नंबर 2 पर है यूएसए। कई जगह डेटा में नंबर 3 पर जर्मनी कह रहा है, नंबर 3 पे जापान कह रहा है। ठीक है। लेकिन आप दो लीडिंग याद रखिए, वो है एक चाइना, दूसरा है यूएसए। विश्व के व्यापार में नंबर 1 और 2 पे यही है। नेक्स्ट, यूरोप में लॉ अयस्क। अब ये भी देखिए, बहुत जब ये क्वेश्चन आया था ना तो बहुत कंट्रोवर्शियल था, जल्दी इसका आंसर मिल नहीं रहा था। अलग जगह है। कभी डेटा कहीं आया, कहीं पेपर में पढ़ा, वही क्वेश्चन बना के दे दिया। तो आयरन ओर में दुनिया में, वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब पूछ रहा है यहां पे फ्रांस कौन है? तो यहां पे फ्रांस जो है ना, वो 4th प्लेस पे है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यूरोप में नंबर 1 पर कौन है? यूरोप में नंबर 1 पर है स्वीडन। कई सारी जगहों पे डेटा स्वीडन के पक्ष में लिखा हुआ है। नंबर 1 पे कौन है? स्वीडन। ठीक है। फिर नंबर 2 पे कौन है? रशिया, यूक्रेन, और तब फ्रांस आता है। स्वीडन, रशिया, यूक्रेन और फिर फ्रांस। ऐसे क्वेश्चन आके कॉन्फ्लिक्ट ही करते हैं, बाद में चेंज ही करना पड़ता है। नेक्स्ट, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। देखिए, कभी ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था, लेकिन अभी नंबर 1 पर कौन है? चाइना। याद रखिएगा, वूल के मामले में नंबर 1 पर चीन है। कभी ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, स्ट्रिक्टली। ठीक है। नंबर 2 पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। नंबर 3 पे कौन है? न्यूजीलैंड। और नंबर 4 पे कौन है? यूएसए। ये क्रम याद रखिए। सॉरी, नंबर 4 पे टर्की, नंबर 5 पे यूएसए। नंबर 4 पे टर्की है, फिर 5वें पे यूएसए। क्लियर?
आगे बढ़े हम। ये क्रम याद रखिएगा, ये वर्तमान का है, करंट डेटा। क्वेश्चन पुराने हैं ना, तो लेकिन डेटा करंट का मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में है? देखिए आर्कटिक वृत्त का मतलब क्या कहा, 66 डिग्री एंड हाफ। इसी के ठीक नीचे आपको मिलेगा आइसलैंड, ठीक है। बाकी यहां पे आपको मिलेगा ग्रीनलैंड, ठीक। फिर पहले मिलेगा आपको, फिर यहां पे क्या मिलेगा, कनाडा, यहां पे कौन है, कनाडा। फिर ये है यूएसए का अलास्का, जहां से 6.5 डिग्री जाता है, ठीक। फिर नॉर्वे भी है वहां पे, स्वीडन भी है, फिनलैंड भी, ये तीनों है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड तीनों आपको मिलेंगे। एटलस देखेंगे दिखाई पड़ेगा, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड तीनों है, लेकिन आइसलैंड क्या है उसके नीचे है। अब खास बात देखिए, आइसलैंड जो नीचे है ना, मैं एक फिगर बनाता हूं, जो आइसलैंड इसके नीचे है ना, यहां पे है इंग्लैंड और यहां मिलेगा आपको आइसलैंड, ठीक। आइसलैंड दरारी ज्वालामुखी या फिशर इरप्शन वाले वॉल्केनो के लिए फेमस है, ठीक है। कौन सा ज्वालामुखी है, एक है लाकी और हेकला और हेल्गा फेल। लाकी, हेकला और हेल्गा फेल। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार आधारित, कई बार मैंने बताया कि जब चीन आएगा तो अनशान और वुहान में क्या होता है, आयरन एंड स्टील। दुनिया का नंबर 1 फर्स्ट प्लेस इसका लौह इस्पात, लौह इस्पात। ध्यान रखिएगा, ये कच्चा माल आधारित, इनके पास कच्चा माल है, वहीं पे ये बनाते हैं। भारत जब भी आएगा तो आयरन स्टील के ढेर सारे कारखाने हैं, आप सभी जानते हैं, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। इंपॉर्टेंट में अगर नाम लेना चाहेंगे तो विशाखापट्टनम नाम ले लेंगे आप कुल्टी जो सबसे पहले था, कुल्टी और बर्नपुर से स्टार्ट हुआ। भद्रावती आप नाम ले सकते हैं, विशाखापट्टनम नाम ले सकते हैं, आप जमशेदपुर नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कारखाने आप उसका नाम ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत में भी क्या है, कच्चा माल जहां मिलता है वहीं पर उत्पादन है। केवल भद्रावती ही एक ऐसा है, बीएसएल 1923, जो पहला सार्वजनिक कारखाना था और जो कोयले वाले क्षेत्र से दूर है, लकड़ी से उसको, और भद्रावती का जो हाइड्रो पावर है उससे उसको एनर्जी मिलती है। जापान के पास मैंने बताया था ना तो कोयला है ना तो जापान के पास आयरन ओर है। वो क्या करता है, दूसरे देशों से आयरन ओर मंगाता है, कोयला मंगाता है, और फिर कोस्ट पे, तट पे ही, जैसे ये जापान है, बड़ा वाला द्वीप हांशू, तो ये कोस्ट पे ही क्या करेगा, लगाएगा आयरन एंड स्टील का फैक्ट्री, मंगाएगा कोयला, मंगाएगा लोहा, यहीं पे बना देगा। अब बना दिया, तैयार है सामान, अब इस पे कॉस्टिंग बढ़ेगी ना, तो क्या करेगा, अगर उसके अंदर के कारखानों की जरूरत है तो यहीं से इस्पात भिजवाएगा, और यहां से क्या कर सकता है, निर्यात भी कर सकता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जहां पे जापान आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन करता है। एक उसका नाम है कावासाकी, कोबे और क्योटो। जब भी जापान कभी आएगा तो मैं लिख दे रहा हूं, कावासाकी, जिसकी गाड़ियां बनती थी, कावासाकी और कोबे क्योटो। कोबे क्योटो जो प्लेस है वहां पे भी कोबे जरूर आता है, तो कोबे में क्या है, आयरन एंड स्टील है, ठीक। अब यूनाइटेड किंगडम में जब भी आए आयरन स्टील तो आप कहेंगे बर्मिंघम, तो बर्मिंघम जब भी आया तो वहां पे क्या है, आयरन एंड स्टील। ये 20 क्वेश्चंस का सेट है, आप इत्मीनान से अगर इसको देखे हैं तो एग्जामिनेशन में बहुत संभावना है कि इससे 2-3 प्रश्न आपको जरूर मिले। क्लियर, तो बहुत इत्मीनान से देखिएगा, और इसके साथ डेटा वाला बुक का जो पेपर है, क्वेश्चन है मैंने कराया है, वो जरूर देखिएगा। क्लियर, तो द ज्योग्राफी टुडे के टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्लासेस वहां पे मैं भेज देता हूं ताकि आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाए, और एग्जामिनेशन के लिए
रैपिड नहीं, जितना पढ़िए अच्छा पढ़िए, क्योंकि जब कभी हम बहुत रैपिडली पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए लास्ट टाइम पे हम गड़बड़ियां करते हैं। और एग्जामिनेशन में सफलता का एक ही फंडा है, आसान क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही, गुड बाय।